नमस्कार दोस्तों, आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इससे संबंधित जो रिएक्शन है, इसको पार्ट को मैं फ़िलहाल समझा रहा हूँ। समझाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लगवाता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देखें तो क्वेश्चन आंसर आपके सभी बन जाएंगे पेपर में, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले मैंने ये वीडियो तीसरा नंबर जो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, जिससे कि ये आपको आसानी से समझ में आए। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कि अम्ल जो होता है एसिड, अम्ल की जो धातु के साथ में क्या विक्रिया होती है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म याद कराया गया है। कई बार ये बच्चे भूल जाते हैं कि क्या अम्ल से कैसे विक्रिया करता है और क्या बनाता है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देता है। तो यहाँ पर लिखा है धातु के साथ में अम्ल की क्रिया होती है तो ये बनता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करके लवण प्लस जल देता है। तीसरे नंबर यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 तथा जल भी देता है। और ऐसे ही लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट में कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके लवण CO2 तथा जल बनाता है, राइट। तो लवण प्लस जल यानी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके अगर अम्ल की क्रिया क्षारक से कराई जाए तो लवण प्लस जल बनता है, जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर यहाँ दे दिया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ अम्ल की बात हो गई, नेक्स्ट बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक क्या होते हैं, जैसे कि अगर इनकी अम्लों के साथ रिएक्शन कराई जाए, यानी धातु के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में इनकी रिएक्शन देख चुके हैं, वहाँ पर थोड़ा टफ हो रहा होगा। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए, आपको याद कराने के लिए एक तरीका बनाया गया है, जिससे कि आपको याद हो कि किससे क्रिया करके धातु या अम्ल या क्षारक क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्षारक की क्रिया कराऊँ धातु बाई कार्बोनेट से, यहाँ पर तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और ऐसे ही धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कराऊँ यानी कार्बोनेट से, तो भी यहाँ पर कोई क्षारक की क्रिया नहीं होती है। लेकिन अम्ल की और क्षारक की से क्रिया कराएं तो लवण प्लस जल बनता है पहले की तरह, यानी उदासीनीकरण या अभिक्रिया आप बोल सकते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड। आगे अगर बढ़ें तो अम्लों व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं। अब इनको बात को देखना, डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू एसिड एंड बेस सिमिलरिटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो सभी हैं, यानी सभी का मतलब है जैसे सभी अम्ल जो होंगे वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलने पर, ऐसे ही यहाँ पर सभी क्षारक जो होते हैं वो OH आयन छोड़ते हैं जल में घुलने पर। H++ आयन होता है और ये OH- आयन छोड़ते हैं, राइट। और नेक्स्ट की बात करें तो जब कोई अम्ल क्षारक या जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। तनुकृत का मतलब होता है बिल्कुल पतला हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस बात से क्या मतलब है, यानी जल में अगर मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और जैसे आयन की सांद्रता आयतन में कमी हो जाती है, राइट। तो अगर नेक्स्ट की बात करें क्षार तथा अम्ल की प्रबलता क्या होती है, यानी तो इसकी बात करें। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है, और इन हेडिंगों को आप नोटिस से डाउनलोड करना है। नोटिस का PDF यानी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से सर्टिफाई हो सकते हैं और अच्छे से नोटिस को लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो के साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं नोटिस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल में कॉपी पेंसिल लेके आप बैठ जाएँ, जिससे आपको जो समझ में आए उतना लिखें और आगे समझते चलें। जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं अगला वीडियो बनाऊं उसमें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पेपर में समझ कर जाना है, रट कर नहीं। रटना इज़ नॉट अलाउ। तो मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ क्षार तथा अम्ल की प्रबलता क्या होती है। यानी किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसे बोलते हैं, सूचकों को बोलते हैं इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर होते हैं वो पहचान लेते हैं कि इसमें कितना अम्ल है कितना क्षार है, किसी भी सब्सटेंस यानी किसी भी पलयन या पदार्थ में, ठीक है। तो सार्वभौमिक सूचक को यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है।
यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विलयन सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यानी ये इंडिकेटर्स होते हैं वो रंगों से बताते हैं कि इसमें ये अलग अलग रंग बना देते हैं, तो वो रंग से पहचान लिया जाता है कि इसमें कितना हाइड्रोजन है या फिर कितना OH आयन है। राइट, तो आगे अगर बढ़ें, अब आता है क्वेश्चन आंसर यहाँ से pH स्केल का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट, कि कई बार इससे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं पेपरों में और ये बहुत ही ज़रूरी है पेपर के लिए। ठीक है, तो pH स्केल की मैं बात करूँ तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। यानी किसमें कितना आयन होगा, यानी कोई भी विलयन है वो कितना एसिड है या फिर उसमें कितना क्षार है, वो बताने के लिए एक pH स्केल डेवलपमेंट की गई है, इसको ही pH स्केल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, pH में P का है, P जो है उसका मतलब होता है पुषांश यानी पोटेंस ये, और जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है इसका? शक्ति, pH यानी। ठीक है, अब बात करते हैं pH स्केल क्या बताती है। तो pH स्केल में क्या होता है, 14 तक मान होते हैं, यानी 14 तक इस वैल्यू होती हैं। तो pH का अगर मान 7 आता है तो वो जो विलयन होगा वो उदासीन विलयन होगा, यानी बीच में आता है तो। और pH का मान अगर 7 से बड़ा आता है, ज़्यादा आता है, तो वो एसिड जो विलयन होगा सॉल्यूशन वो एसिड होगा यानी अम्लीय। अगर pH का मान अगर 7 से थोड़ा सा कम होता है, यानी pH का मान अगर 7 से बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, अम्लीय। अगर 7 से pH का मान ज़्यादा होता है तो फिर वो क्षारीय विलयन हो जाता है। अब इसको देखें, यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी 0 से मैंने पहले ही बोला कि अभी तक इस पर जो स्केल के नंबर होते हैं वो 14 तक होते हैं। राइट, अब इस स्केल को थोड़ा सा आप रीड करें, ये जो स्केल बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया गया है, यानी ये CH3COOH या फिर कॉमा लगा के H2CO3। अब यहाँ पर आयनों की सांद्रता बताई गई है, जैसे कि दुर्बल आयन, दुर्बल अम्ल और ये प्रबल अम्ल होता है। दुर्बल का मतलब होता है वीक और प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग। अगर ये आयन जो है अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है तो स्ट्रांग होता जाएगा, और अगर जो दुर्बल क्षार की बात कर रहे हैं तो आयन जैसे क्षार यहाँ पर लिया OH NH4OH, तो अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा। यानी OH आयन की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी तो वो क्षार होता जा रहा है, प्रबल स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर ऐसे ही एसिड की मात्रा यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है हाइड्रोजन आयन की, तो वहाँ पर स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। राइट, अब मैं अगली बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ समझाने के लिए बताया भी गया है कि ये जो होते हैं प्रबल द्रवल कौन से होते हैं, तो यहाँ बताया गया HCl होता है जो प्रबल है, और H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब प्रबल एसिड होते हैं। और अगली जो बात करें प्रबल क्षार की, तो यहाँ पर ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो प्रबल क्षार होते हैं। राइट, तो अब यहाँ pH स्केल को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझाया गया है कि अगर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को बताएगा तो 7 से थोड़ा सा कम होगा मान, और बढ़ती हुई क्षारकीय प्रकृति को बताएगा तो इधर से ये जो स्केल है वो इधर को यहाँ मान बताएगी, यानी इधर तरफ मान बताएगी, 7 से ज़्यादा बताएगी। अगर 7 से कम बताती तो थोड़ी अम्लीय प्रकृति को बताना चाहती है। 0 से 14 तक रखी गई है, और बीच में अगर 7 बताती है तो वो उदासीन यानी न्यूट्राइजेशन सॉल्यूशन होगा। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो वो 7 से उसका मान कम होगा, और अगर H के आयनों में वृद्धि होती है यानी उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं तो वो अम्ल बताएगी, और अगर उसमें हाइड्रोजन आयन थोड़े से कम होते हैं तो वो क्षारक बताएगी, यानी OH आयन उसमें ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा इसका अब इसके यूज देख लेते हैं कि pH स्केल के दैनिक जीवन में यूज क्या है, फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूज ऑफ, है ना। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे कि भी पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे जो होते हैं और पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 परास यानी रेंज के बीच में कार्य करता है। pH कितना होता है हमारे शरीर का बॉडी का 7.0 एंड 7.8। राइट, नेक्स्ट की बात करूँ तो वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। जैसे कि मैंने बताया भी कि 7 से अगर कम होगा तो वो इधर की तरफ बताएगा, यानी इधर की इस साइड में बताएगा, तो इस साइड में अगर आएगा तो वो एसिड होगा। ठीक है, तो अगर वर्षा जो हो रही है उसका जो pH मान लिया जाए वर्षा के जल का और वो 5.6 से कम होगा तो वो एसिड वर्षा होगी, जिसे तेजाबी वर्षा कहते हैं, और वो थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कई बार पूछा गया है पेपरों में कि मिट्टी का जो pH मान पर जैसे क्या असर होता है, क्या यूज होता है इसका। तो देखें इसे, अब यहाँ अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए
यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, जिसे अपन खाद या फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो वहाँ पीएच का थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है, अगर चेक करा लेंगे तो कि अगर इसमें अम्ल है तो क्षारक थोड़ा सा मिलाओ, ज़्यादा एसिड होगा तो फिर अच्छी फसल नहीं होगी, ज़्यादा क्षारीय उदासीनीकरण थोड़ा सा बेनिफिट होता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर तो ये जो आ रहा है कि हमारे पाचन तंत्र में, यानी हमारे जो आमाशय होता है पाचन तंत्र में, सिस्टम में पूरे में, तो उस आमाशय में जैसे कि पाचन की जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें पीएच का क्या महत्व है और कहाँ पर होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। तो अब इसमें पढ़ते हैं। हमारा उदर यानी स्टोमच, आमाशय, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपचय की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन अनुभव होती है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे कि क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल को अधिक मात्रा को उदासीन कर देती है, यानी अम्ल की जो अधिक मात्रा होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कर देती है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं यानी एंटीसिड लेते हैं उनमें है। तो जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब मैं इसको समझाऊँ थोड़ा सा कि हमारा जो स्टोमच होता है, यानी जे टाइप का हमारा जो स्टोमच होता है कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि HCl अम्ल निकलता है यहाँ से, और HCl अम्ल होता है भोजन को थोड़ा सा पचाने में, यानी आंशिक उसका रूप से पाचन कर देता है, ठीक है। अब उसका पाचन करने के बाद वहाँ से भोजन आगे चलता है। तो इसका काम होता है, अगर HCl अम्ल इसमें ज़्यादा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा दर्द होता है, इसमें पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, ऐंठन बरोड़ जैसी होती है। तो उसमें वो एंटीसेप्टिक लेते हैं, यानी कुछ क्षारकीय जो पदार्थ होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है, जो अम्ल की अधिकता मात्रा को थोड़ा सा उदासीन कर देते हैं क्षार। ये क्षार की रिएक्शन में हम पहले ही जान चुके हैं पहली वीडियो में। तो हमारा दर्द जो शांत हो जाता है, यानी हमारे पाचन तंत्र में भोजन के रूप में ये पचाने के काम आता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो दर्द का अनुभव करता आता है, इसके लिए हम इनो वगैरह ये पीते भी हैं। तो राइट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय हो जाता है, यानी दांतों में जो क्षय होता है वो पीएच के कारण होता है। जैसे कैसे समझे इसको, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका क्षय का मतलब विनाश होना। अब दांतों का इनेमल यानी दंत वल्क जो है रहता है, इनेमल यानी कीड़ा टाइप का लग जाता है, दंत क्षय वल्क होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कौन, दांतों का इनेमल की बात करूँ तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होता है, यानी इसका विनाश धीरे 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 होने लगता है। तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, यानी हमारे मुंह का जो मान होता है, लार होती है, अगर उसका मान पीएच मान अगर 5.5 से थोड़ा कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी विनाश धीरे 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 उसका क्षरण होने लगता है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर देखूँ मैं तो ये है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का में से आत्मनिर्भर। तो इसमें देखें ना, मधुमक्खी का डंक एक अम्लीय छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट की बात करूँ, नेटल का एक पौधा आता है। नेटल के डंक वाले बाल मेसेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, मेसेनोइक यानी अम्ल को छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, जिसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधे, ये वाली जो पौधे होते हैं इसके बगल में ही पाए जाते हैं नेटल की, तो डांक पौधे की पत्ती को रगड़ कर किया जाता है। अब मैं दोनों पॉइंट को समझाऊं तो जो मधुमक्खियां होती हैं उनके डंक में जो होता है वो थोड़ा एसिड होता है। उस एसिड का यहाँ पर नाम बताया गया था क्या, मेथेनॉल एसिड होता है, जलन का अनुभव करवाता है, चींटियों में भी होता है। तो थोड़ा सा वो जो एसिड होता है, अगर वहाँ एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर दर्द का अनुभव होता है, और उसके लिए बेकिंग सोडा का हम पाउडर वहाँ पर थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो वो शांत हो जाता है। ऐसे ही नेटल का पौधा होता है, वो थोड़ा कांटेनुमान होता है। अगर उसका बाल अगर चुभ जाए बॉडी से, ह्यूमन बॉडी या जो जीव जंतु हो, तो उसमें भी यही एसिड होता है। तो एसिड अगर प्रवेश करेगा तो दर्द होगा। और उसके बगल से, नेटल के पौधे के बगल से ही होता है डांक का पौधा। किसका पौधा, डांक का, ये लिखा है। तो डांक का पौधे की अगर पत्ती को रगड़ देंगे तो वो दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्षार होते हैं, क्षार अम्ल को कम कर देगा, उदासीन कर देगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर है कि लवड़ों का पीएच कैसे क्या होता है। तो लवड़ को देख लें
तो प्रबल अम्ल और क्षारक, प्रबल क्षारक, अगर ये अम्ल और दोनों ही प्रबल होते हैं तो उदासीन लवण बनता है और इसका मान होता है pH 7। और प्रबल अम्ल हो जाए और द्रवल क्षारक हो जाए तो अम्लीय लवण बनेगा, यानी जो प्रबल होगा, मैंने ये पहले ही बताया था, वो ही आता है फाइनली जिसका pH मान 7 से कम हो जाएगा, यानी 7 जो होगा वो मैक्सिमम उसके लिए 7 से कम होगा। अगर मैं मतलब प्रबल अगर क्षारक है और द्रवल अम्ल है तो प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो यहाँ क्षारकीय लवण बनेगा, यानी pH मान 7 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, उसका pH मान इधर की तरफ चलेगा तो वो क्षारकीय